वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा हमारा वो 21 फरवरी 2016 का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें हम मैथ्स के पोर्शन को कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो इस तरह से आए हुए थे, जिसमें आपको निर्देश दिया गया था कि 31 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं मैथ्स के पोर्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर पे आ जाता है, जिसमें बताया गया है कि क्लास सेकेंड में विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी कि जोड़ सिखा रही है, तो इनमें से कौन सी युक्ति जो है अनुसरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो यहाँ पर क्लास सेकेंड के बच्चे को शाब्दिक प्रश्न को ना कराया जाए। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर कि शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन के लिए किया जाए। सी ऑप्शन है यहाँ पर कि जोड़ यानी कि योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि अगर सेकंड क्लास के बच्चे हैं तो हम उनको शाब्दिक मतलब शब्दों में बताएं कि कितना जोड़ेंगे किस चीज़ में तो कितना उसका योगफल आता है। इस तरह से इनको जो है पढ़ाया जाए कि जब 2 में 2 हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर योगफल हमारा 4 हो जाएगा। ऐसे जो है बच्चों को शब्दों में पढ़ाया जाना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, क्लास सेकेंड में शिक्षक ने जोड़ यानी कि योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक जो है प्रश्न था इसमें कि एक टोकरी में 5 सेब हैं, उसमें 7 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए जाएं। एक टोकरी है पहले से, उसमें 5 सेब ऑलरेडी हैं और 7 सेब और डाल दिए जाते हैं, तो अब कितने सेब हो जाएंगे। ये क्वेश्चन सेकंड क्लास के बच्चों से शिक्षक ने किया है। तो इस प्रकार शाब्दिक प्रश्न जो है निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी में आएगा। तो ये जो शाब्दिक प्रश्न है वो आ जाता है यहाँ पे सामुच्चय की श्रेणी में, क्योंकि इसमें जो है हम ऐड ऑन कर रहे हैं, बच्चे को जोड़ के जो है कॉन्सेप्ट को सिखाया जा रहा है शब्दों के द्वारा। तो इसमें हम सामुच्चय जो है सिखा रहे हैं, सामुच्चय की श्रेणी में ये प्रश्न आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। सामुच्चय से हमारा मतलब हो जाता है कि वस्तुओं का संग्रह करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि गणित की त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। गणित में त्रुटि जो करते हैं बच्चे, जो एरर्स करते हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कथन कैसा है आपको ये बताना है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि गलत है, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं होता है, जो कि गलत है हो जाता है यहाँ पे। और त्रुटियां लापरवाही को दिखाती हैं, ये भी गलत हो जाता है। देन सी ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर कि सही है ये कथन, क्योंकि ये बोध कराता है। तो ये जो है हमें जानकारी देता है कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं, गणित की धारणा में अवधारणा में किस प्रकार से बच्चे जो है रचना करते हैं। इस जो है कथन से हमको पता चलता है, उनकी त्रुटियों के द्वारा हम ये समझ पाते हैं कि बच्चा ने कितना सीखा है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि क्लास फोर्थ में विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण युक्ति शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीएलएम सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर क्लास फोर्थ के बच्चे को ये समझाया जा रहा है कि 1/10 जो है वो 1/100 से बड़ा होता है। इसको समझाने के लिए कौन सा टीएलएम सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए बच्चे को डाइस ब्लॉक दिया जाएगा, या संख्या चार्ट दिया जाएगा, या फिर एबेकस दिया जाएगा, या 10x10 के वर्गाकृत ग्रिड दिए जाएंगे बच्चे को। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि 10x10 के वर्गीकृत जो है ग्रिड होंगे, जिसमें बच्चों को बताया जाएगा कि 1/10 जो है वो 1/100 से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 2 या 2 से अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं में मापों यानी कि क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो 2 या 2 से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं के क्षेत्रफल की तुलना हमको करनी है। तो उसमें
अध्यारोपण जो है सबसे उपयुक्त माना जाएगा। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। जब भी हमें दो वस्तुओं से या दो विमाओं की जब तुलना करनी होगी वस्तुओं में, तो उसमें अध्यारोपण जो है लगाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है अध्यारोपण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। तो गणित की जो पहेलियाँ होती हैं वो बच्चे में समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करती हैं, यानी कि बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इन्हांस करती हैं ये, क्योंकि ये जो पहेलियाँ होती हैं उनसे बच्चे का कॉग्निशन लेवल जो है बढ़ता चला जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। गणितीय संचारण किस चीज़ का उल्लेख करता है? तो ये गणितीय विचारों को समाहित करता है, उनको संगठित करने की क्षमता का विकास करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि गणितीय संचारण जो है वो गणित के विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे एनसीएफ 2005 से, जिसमें बताया जा रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कि बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना चाहिए, जो कि जो है मुख्य उद्देश्य होता है एनसीएफ के अकॉर्डिंग। बी ऑप्शन है इसमें कि बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन होना चाहिए, ये भी उद्देश्य होता है। सी ऑप्शन हो जाता है कि समस्या समाधान में कौशल को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। देन डी ऑप्शन आ जाता है कि गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। तो ये एनसीएफ के अकॉर्डिंग गणित पढ़ाने का जो है मुख्य उद्देश्य नहीं होता है प्राथमिक स्तर पर। डी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट हो जाता है और इनकरेक्ट ऑप्शन ही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक होती हैं उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या माना जाता है? फर्स्ट आ जाता है कि संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ना। बी ऑप्शन है यहाँ पर कि संकल्पनाओं को जटिल से सरल के रूप में ले जाना। सी ऑप्शन है यहाँ पर कि संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्ध करना। या डी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि संकल्पनाओं को मूर्त, यानी कि बच्चा जो जानता है, जो देखता है अपने सामने, जिनको टच कर सकता है, उनसे अमूर्त रूप में, यानी कि जो उसकी इमेजिनेशन में हो उसमें जो है प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो उसकी जो संकल्पनाएं होती हैं, बच्चे की जो संकल्पनाएं होती हैं, उसको हम मूर्त से अमूर्त की ओर जो है लेके जाते हैं गणित में। तो ये एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर मैथ्स की टेक्स्ट बुक के लिए। तो जब बच्चे को हम पहले योग या फिर घटाना सिखाते हैं, यानी कि प्लस या सब्सट्रैक्शन सिखाते हैं, तो सबसे पहले हम उसको जो है उसके पास पेंसिल रखते हैं या पेन रखते हैं, उन सारी चीज़ों से बताते हैं कि 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा। 3 पेंसिल में से 1 पेंसिल हम हटा देंगे तो यहाँ पर 2 पेंसिल बचेंगी। तो इस तरह से हम उसको जो है रियल ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जो है गणित पढ़ाते हैं। और उसके बाद जो है बच्चे को अमूर्त रूप से, यानी कि सिर्फ नंबर से जो है खेलना सिखाया जाता है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? ज्यामितीय समझ को विकसित करना है यहाँ पर, तो सबसे पहले बच्चों में मानसिक चित्रण होना चाहिए, फिर औपचारिक निगमन होना चाहिए, फिर विश्लेषण होना चाहिए और उसके बाद अनौपचारिक निगमन होना चाहिए। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही माना जाएगा? तो संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो एकदम करेक्ट ऑप्शन यह हो जाता है कि जब बच्चों को अंक सिखाए जाते हैं तो उसमें से 0 जो है उनको 9 के बाद सिखाया जाना चाहिए। पहले बच्चे को जो है 1 to 9 तक की संख्याएं सिखाई जानी चाहिए, उसके बाद जो है उसे 0 का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देन बी ऑप्शन पे आएंगे, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, ये भी करेक्ट हो जाता है क्योंकि स्थानीय मान में शून्य का जो है
प्लेस महत्वपूर्ण होता है इसमें, प्लेस वैल्यू में। नेक्स्ट आ जाता है सी पॉइंट यहाँ पर कि पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि सबसे पहले जो संख्या पढ़ाई जानी चाहिए वो शून्य होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे जो दिए गए हैं उसमें आपको सही कथन बताना है। तो सही कथन के लिए यहाँ पर ये जो है ऑप्शन जो दिया गया है कि संख्या 9 के बाद जो है शून्य का परिचय देना चाहिए। ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि 9 के बाद नहीं, जब बच्चों को जो है संख्या का ज्ञान हो जाता है पूरी तरह से, संख्या का ज्ञान जब बच्चों में विकसित हो जाता है, उसके बाद जो है शून्य का कॉन्सेप्ट उन्हें बताना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और स्थानीय मान से पहले जो है शून्य सिखाना चाहिए, ये सारे प्राथमिक स्तर के लिए जो है रॉन्ग हो जाते हैं। बच्चों को जब हम संख्या सिखाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें उन्हें संख्या का जो है ज्ञान कराना चाहिए, उसके बाद जो है जीरो का जो है कॉन्सेप्ट दिखाना चाहिए, जीरो के बारे में परिचय बताना चाहिए। तो डी ऑप्शन में करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ज़ीरो का जो कॉन्सेप्ट होता है ये एक आसान नहीं होता है और इसमें बच्चे को कठिनाई आती है समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, क्लास थर्ड में विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करता है। पहला है यहाँ पर कि चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। सेकंड है यहाँ पर कि आधे का चिन्ह लिखता है वहाँ पर। देन थर्ड है यहाँ पर कि बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। देन फोर्थ है यहाँ पर कि कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो इसमें से कौन सा जो है क्रियाकलाप सही होगा वो आपको क्रमबद्ध करना है। तो यहाँ पर सही क्रम जो होगा वो हो जाता है ऑप्शन ए, क्योंकि सबसे पहले हम बच्चे को थर्ड ऑप्शन दिखाएंगे जिसमें मूर्त चीज़ों के साथ में आधे से जो है बच्चे को परिचित कराते हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि चित्र दिखाकर आधा जो है बच्चों को समझाते हैं हम। उसके बाद फोर्थ कॉन्सेप्ट आ जाता है कि बच्चों को कहानियों और शब्दों के प्रयोग के द्वारा आधा प्रदर्शित किया जाता है। और फिर लास्ट में सेकंड ऑप्शन आता है कि आधे का चिन्ह बताया जाता है बच्चे को, चिन्ह जो है लिखवाया जाता है बच्चे को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, क्लास फर्स्ट और सेकंड में गणित शिक्षण तथा अधिगम के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो क्लास फर्स्ट और सेकंड में गणित को पढ़ाने के लिए कौन सा जो है ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। तो गणित को पढ़ाने के लिए गणित यहाँ पर क्लास फर्स्ट और सेकंड में अन्य विषयों के सहायता से पढ़ाई जाती है, जैसे कि भाषा की सहायता से, कला की सहायता से। इस तरह से हम जो है इंटीग्रेटेड फॉर्म में जो है मैथ्स को पढ़ाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपको जो है नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर इंटू करने के लिए, फिर इक्वल टू दिया गया है यहाँ पर, और इन नंबर्स को जो है बताना है कि इसमें जो है जो रिक्त स्थान आपको दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, उसमें कौन सा नंबर भरा जाएगा। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि आपको इनका इंटू करना है यहाँ पर, और ये जो है संख्या आपको दी गई है। तो आप सबसे पहले इनको इंटू करेंगे और उसके बाद इससे जो है इस वैल्यू से माइनस कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये वैल्यू हमारी आती है इंटू करने के बाद में, और इससे जब माइनस करते हैं तो यहाँ पर ये संख्या बचती है। उसके बाद 11x था यहाँ पर, तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये संख्या रहेगी और 11 जो है हमारा वो डिवाइड में आ जाता है। फिर इसको जो है डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर 101 हमारा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन में से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू से आता है। तो आपको बताया गया है कि इस नंबर में 5 का स्थानीय मान और इस नंबर में 6 का स्थानीय मान इक्वल टू में है 7 इंटू डैश के। तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले आप जो है इसमें इक्वेशन बनाइए। 5 का स्थानीय मान मतलब 5 से पहले जो है यहाँ पर 3 संख्याएँ हैं, तो 3 जीरो यहाँ पर लगा देंगे तो ये 5000 हो जाएगा। उसके बाद इसको प्लस करना है। ये संख्या दे रखी है इसमें 6 के स्थानीय मान के साथ, तो 6 थर्ड नंबर पे है यहाँ पे, इससे पहले 2 संख्याएँ हैं यहाँ पर, तो डबल ज़ीरो यहाँ पे लगाएँगे हम, तो 600 हो जाएगा। इसको प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर 5800 हो जाएगा, 5600 हो जाएगा यहाँ पे।
और यहाँ पे 7x रिक्त स्थान में हम हमेशा x मानेंगे, तो x इक्वल टू 7x इक्वल टू हो जाएगा हमारी ये वैल्यू, और x इक्वल टू हो जाएगा, इससे डिवाइड कर देंगे हम 7 को, तो 7 से डिवाइड करेंगे जब इसको, तो यहाँ पर 800 आंसर आता है। 800 आंसर हो जाता है ऑप्शन डी में। तो x की जगह पे यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 800। डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंड का गुणनफल इक्वल टू में है इस समीकरण के, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है इसमें। तो आप 36 के पहले गुणनखंड देखिए, तो ये सारे गुणनखंड हो जाते हैं 36 के, 48 के ये सारे हो जाते हैं। इसमें सार्वधनात्मक गुणनखंड बताने हैं, तो सार्वधनात्मक गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाता है, 6 हो जाता है और 12 हो जाता है। इसके बाद जो है इन नंबर्स को जो है इंटू कर लेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाती है 1728। 1728 को इक्वेशन में रखते हैं हम यहाँ पर, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 999 से माइनस कर देंगे इस वैल्यू को, जो आ जाता है यहाँ पर 729। 729 को हम डिवाइड कर देंगे 9 से, क्योंकि यहाँ पर 9x था, तो x की वैल्यू यहाँ पर 81 आ जाती है, और 81 यहाँ पे दिया गया है हमको ए ऑप्शन में, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 26679 को डिवाइड करना है 39 से, और उसके बाद इसको भाग देने के बाद 29405 को डिवाइड करना है 34 से, और इसको भाग करने के बाद जो शेषफल आते हैं इन दोनों में, उसमें जो है 18 से भाग देना है। इसको 18 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा उसको बताना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इन नंबर्स को दोनों को जो है भाग देंगे, वो इस तरह से किया जाएगा। 39 को जहाँ पे जब डिवाइड करते हैं हम, तो ये जो है 684 टाइम्स जाएगा और 3 यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा। और 34 को जब डिवाइड करेंगे 29405 से, इस संख्या को जब डिवाइड करते हैं 34 से, तो यहाँ पर 864 टाइम्स जाता है और 29 यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसका अंतर निकाल लेंगे, 29 माइनस 3 करेंगे, 26 आंसर आ जाता है यहाँ पर। 26 के बाद में यहाँ पर इसको भाग देना है हमें 18 से। 18 से भाग देने के बाद 26 जो है 8 टाइम्स इसमें कट जाता है, तो शेषफल यहाँ पे 8 आ जाएगा। 8 जो है हमारा ए ऑप्शन में दिया गया था, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है कि इन दोनों को डिवाइड करने के बाद में इनके शेषफल का अंतर निकालने के बाद में 18 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, जिसमें बताया गया है कि 36, 54, 60 के सबसे छोटे सरगुणज और उसको डिवाइड करना है 90 से, तो ये किसके बराबर होगा यहाँ पर? तो आप सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकालने के बाद में पेयर बना लेंगे, यहाँ पर इसको इंटू कर देंगे। इनके जो है सबसे छोटे सरगुणज के बारे में बात की गई है, तो इन सबको इंटू करेंगे, वैल्यू हमारी आ जाती है 540। 540 जो वैल्यू आ जाती है उसको जो है डिवाइड करेंगे यहाँ पर 90 से, तो ये 90 हमारा डिवाइड करने पर 6 आ जाएगा। 6 जो आता है वो इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। उसने इसका 1/3 भाग अमिता को दिया, 2/5 भाग अनिल को दिया, 1/12 भाग हमिदा को दिया। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या कितनी है ये आपको बतानी है। तो जितने भी भाग उसने दिए हैं इन सबको हम प्लस करके एलसीएम ले लेते हैं। 1/3 भाग यहाँ पर लिखेंगे, 2/5 भाग लिखेंगे और उसके बाद 1/12 भाग लिखेंगे। तो टोटल 5 टॉफियाँ थी यहाँ पर, इनको एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 49/60। 49/60 जो वैल्यू आई है
इसमें जो है टोटल टॉफ़ियाँ कितनी थी, तो 5 दर्जन टॉफ़ियाँ थी यहाँ पर। 5 दर्जन का मतलब हो जाता है 1 दर्जन में 12 टॉफ़ियाँ होती हैं, तो इंटू 5 कर देंगे, यहाँ पर 60 टोटल टॉफ़ियाँ थी। 60 में से जब हम 49 यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो 11 टॉफ़ियाँ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसके पास अभी 11 टॉफ़ियाँ बची हुई हैं। तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल वैल्यू यहाँ पर 60 थी, 60 में से 49 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 11 बच जाता है, 11 जो है करेक्ट वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 112 इकाई, इकाई का मतलब हो जाता है कि 1 से इंटू होगा यहाँ पर। 12,000, 12,000 का मतलब हो जाता है 12 लिखेंगे और 1000 से इंटू करेंगे, इक्वल टू में ये आएगा यहाँ पर 11012 प्लस एक्स, रिक्त स्थान यहाँ पे दिया गया है तो एक्स दहाई, दहाई का मतलब हो जाता है 10। तो इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 110। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पर, जिसमें पूछा गया है कि एक ही माप यानी कि साइज की 23 बोतलें हैं यहाँ पर, उसमें 51 लीटर दूध आता है और 750 मिलीलीटर दूध आता है। 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध आ जाता है, तो ऐसी 16 बोतलों में कितना दूध आएगा, दूध की मात्रा आपको बतानी है। तो यहाँ पर 23 टोटल बोतलें हैं, उसमें 51 लीटर 750 मिलीलीटर दूध आता है, तो सबको हमें एक ही यूनिट में करना होगा, मिलीलीटर में चेंज करना होगा सबको। तो यहाँ पर टोटल जो दूध हो जाएगा एक बोतल के लिए हम जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा 51 लीटर था और 700 मिलीलीटर 750 मिलीलीटर था, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 51750 और उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 23 से, क्योंकि 23 बोतलें थी। तो उसके बाद 16 बोतलों का निकालने के लिए जो है 16 यहाँ पर इंटू में चला जाएगा ऊपर, और इसको जो है सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 36,000 मिलीलीटर आंसर हो जाता है। इसको फिर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो 1 मिलीलीटर में 1000 लीटर होता है यहाँ पर, इसलिए जो है इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 36 लीटर दूध करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 52 नंबर पे, किसी एक मानचित्र में आधा सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो 200 किलोमीटर की दूरी जो है आधा सेंटीमीटर को इंगित कर रही है यहाँ पर, तो 1 किलोमीटर की कितनी करेगी, तो इसको जो है 200 यहाँ पर इंटू में आ जाता है आधे के साथ में, तो ये सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1 किलोमीटर दूरी के। और यहाँ पर निकालना है हमको 1800 किलोमीटर दूरी के बारे में, तो ये जो है हमारा इंटू में ऊपर चला जाता है, इसको जो है सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 9/2 आता है। 9/2 को जो है हम लिखेंगे यहाँ पर 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर का सातांश होता है, सही ऑप्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है 1 मिलीलीटर में 1 लीटर का सातांश होता है, ये भी करेक्ट हो जाता है। उसके बाद सी ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर 1 मिलीलीटर में 1 लीटर का सातांश होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन ही हमसे पूछा गया था, क्योंकि 1 मिलीलीटर बराबर 1000 लीटर हमने जो है अभी पढ़ा था। 1 मिलीलीटर बराबर होगा 1000 लीटर के। सॉरी, ये यहाँ पर जो है आपको उल्टा बता दिया गया है, ये 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि 1 लीटर बराबर होगा 1000 मिलीलीटर। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है कि 1 मिलीलीटर 1 लीटर सातांश का होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि ये हजारवां अंश होता है। आप देखिए
1 मिलीलीटर 1 लीटर का हजारवांश होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे ये सही है। और 1 लाख बराबर होगा 100,000 के, और 1 करोड़ बराबर है होगा 100 लाख के। ये ऑप्शंस यहाँ पे राइट हैं, बी ऑप्शन इसमें से इनकरेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक घनाकार बक्सा है जिसमें 13 सेंटीमीटर लंबा और 11 सेंटीमीटर चौड़ा 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, और एक घनाकार बक्से की भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर की दी गई है। तनु इस बक्से में 1 सेंटीमीटर भुजा वाला 3060 घन बनाकर पैक करना चाहती है। इन घनों की संख्या जो इसमें पैक नहीं हो पाएंगे वो क्या है? तो पैक ना होने वाले घनों की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए आप सॉल्व करके घनाकार बक्से में पैक होने वाले घनों की संख्या सबसे पहले निकालेंगे, तो ये सेंटीमीटर में निकालेंगे हम। 1 सेंटीमीटर भुजा के लिए निकालेंगे तो घनाकार बक्से का आयतन बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आयतन के। यहाँ पर 13 सेंटीमीटर जो हमको जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई थी उसको जो है इंटू कर लेंगे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के साथ में, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1287। 1287 जो वैल्यू आ जाती है यहाँ पर, उसको हम यहाँ पे रखते हैं 12 सेंटीमीटर वाले घनाकार के लिए यहाँ पे। तो 12 सेंटीमीटर वाले घनाकार के लिए जब रखते हैं यहाँ पर, तो वैल्यू आ जाती है हमारी इतनी। अब इसमें जो पैक नहीं हो पाएंगे उनकी संख्या निकालने के लिए जो है हमें इससे माइनस कर देना होगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 45। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जिसमें एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ पर किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, तो इसका क्षेत्रफल आपको वर्ग सेंटीमीटर में बताना है। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई रखेंगे। लंबाई गुणे चौड़ाई आपको दे रखी है, तो ये 1008 जो है वर्ग सेंटीमीटर आयत का क्षेत्रफल आ जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर कि वर्ग की जो भुजा है वो 2/3 है आयत की लंबाई की। तो यहाँ पर आयत की लंबाई 48 थी, उसको रख देंगे और वर्ग की भुजा 32 सेंटीमीटर आ जाती है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर होता है, वो भुजा 32 आई है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1024 वर्ग सेंटीमीटर इसका जो है क्षेत्रफल हो गया। दोनों का योगफल पूछा गया है यहाँ पर, तो दोनों को प्लस कर देंगे। 2032 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर, जो कि ऑप्शन ए में है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, गुणनफल आपको दिया गया है और ये किसके बराबर होगा? तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा कि ये एक सप्ताह के सेकेंडों की संख्या के बराबर हो जाएगा इसका गुणनफल। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है और सावी ने 2709 किलोग्राम ताज़ा मछली ₹27 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी है, तो उसने सुखाने के पश्चात 97.5 प्रति ग्राम की दर से बेच दी है, तो उसका कुल लाभ कितना हुआ है यहाँ पे? तो आप देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो ताज़ा मछली थी उसका रेट यहाँ पे आप निकाल लेंगे तो जो आ जाएगा 73143। उसके बाद सुखाने के बाद कुल वज़न उसका जो था वो आप निकालेंगे यहाँ पर, जो आ जाएगा 903 किलोग्राम। 903 किलोग्राम के लिए विक्रय मूल्य यहाँ पे निकालेंगे, कितने में उसने बेचा था? 97.5 में, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। उसके बाद इसमें से जो है प्रॉफिट निकालने के लिए जिसमें उसने ख़रीदा था और जिसमें उसने बेचा है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 14899.5, जो आ जाता है हमारा ऑप्शन ए में। ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जूही ने बाईसाइकिल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है। स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी
50 किलोमीटर प्रति घंटे से तय की गई है। कार के द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तय की गई है। तो इन दूरियों को तय करने में कुल समय कितना लगा है वो हमको मिनट में बताना है। तो इसका सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। बाईसाइकिल से चलने में जो समय लगा है वो यहाँ पर 16/15 करेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा ये 64 मिनट्स का टाइम। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर देनी है सबकी हमें। तो 64 मिनट बाईसाइकिल का आया, स्कूटर का 24 मिनट आया यहाँ पर, उसके बाद कार का यहाँ पे 50 मिनट आया। तो टोटल प्लस करके यहाँ पर 138 मीटर आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। तो 138 मिनट्स हो जाते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें स्थानीय मान का पता होना चाहिए अगर हमें दशमलव निरूपण समझना है। सी ऑप्शन में करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। चार मूलभूत जो संक्रियाएं होती हैं वो हो जाती हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इनटू और डिवाइड। तो यहाँ पर योग, व्यवकलन, गुणा और भाग, ये सारी जो है 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं अंकगणित की। डी ऑप्शन में से करेक्ट हो जाता है। इस तरह से आपके 30 क्वेश्चंस यहाँ पे मैथ्स के कंप्लीट होते हैं। थैंक यू एवरीवन।